कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज भी उधार सा है। कबीर अपने समय में एकमात्र हुए, बहुत जोखिम उठाया, फायदा पूरे समाज का हुआ। जुल्म करने वालों का नाम नहीं पता, लेकिन इतिहास में कबीर दर्ज है कि 25-50 साल बाद जब कोई इस देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेगा, कलम और किताब का इतिहास जानना चाहेगा, वो ये देखना चाहेगा कि अच्छा जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय के लोग क्या कर रहे थे। तो तमाम मुर्दा और ऋण विहीन लोगों के बीच अचानक 50 साल बाद की पीढ़ी को एक किताब नजर आएगी, और वो केवल इस सुकून के साथ मुझे एक सुकून देगी कि यार कोई तो था जो देश और दुनिया को कह रहा था कि यार बचा सकते हो तो अपने कलम और किताब को बिकने से, गुलाम बनने से बचा लो। 1922 से दिल्ली विश्वविद्यालय बना है, 1936 से हिंदी विभाग चल रहा है, 2019-20 में आकर के पहला दलित विभागाध्यक्ष बनता है। ये कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया है? सर किताब समर्पित ही है रोहित वेमुला और उन जैसी मार दी गई अनगिनत, अधूरी रह गई अनगिनत संभावनाओं के नाम। वो ऐसी संभावनाएं जो होती तो दुनिया कितनी और खूबसूरत हो सकती थी। वो वैज्ञानिक बनना चाहता था रोहित, और कुछ भी न बन सका। कौन है उसकी हत्या का जिम्मेदार? इस किताब को इसीलिए रोहित के नाम समर्पित किया, उन जैसे लोगों के नाम। नमस्कार दोस्तों, तो टॉकिंग लाइफ विद रवि कौशल के एक और नए शो के साथ आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीते कुछ दिनों से पढ़ा रहे थे, अब नहीं पढ़ाते हैं, और उनकी एक किताब आई है प्रोफेसर की डायरी। तो किताब जो है वो कई मायनों में दिलचस्प है, क्योंकि वो हमारी जो हायर एजुकेशन है उसकी कई परतें जो है वो खोलती है कि किस तरीके से दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय के जो बच्चे हैं वो किस तरीके का एक हम कहें कि ऑस्ट्रेसाइजेशन, बहिष्कार झेल रहे हैं। और क्या होता है एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, क्या होता है एक यूनिवर्सिटी में अपने आप को 14 साल खपा देना, और उसके बाद में आपको अचानक से एक दिन कह दिया जाए कि अब आपको आपकी यूनिवर्सिटी को ज़रूरत नहीं है, अब आपकी इस कॉलेज को ज़रूरत नहीं है। तो लक्ष्मण भाई ने ये किताब लिखी है, आप इसे ज़रूर खरीदिए। ये युवान बुक्स पे है, अमेजन पे अवेलेबल है, और इसका जो प्राइस है वो 249 रुपये है। तो आप ज़रूर खरीदिए और कोशिश कीजिए कि पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगे। आज हमने लक्ष्मण भाई को बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। हाँ, बहुत शुक्रिया जी लक्ष्मण भाई, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। एक पहला सवाल मेरा आपसे बात बुनियादी है कि किताब लिखी जाए, ये अपने आप में विचार, ये आइडिया जो है क्यों आया कि ये किताब लिख दी जानी चाहिए? क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि इस दौर में बहुत लोग चुप हैं, वो अभी भी जो है नौकरियों की आस में हैं, वो अभी भी उनको लगता है कि अगर हम चुप रहे तो शायद हमारा काम हो जाएगा। तो आपने ये किताब क्यों लिखी? ये बहुत शुक्रिया रवि भाई, आपसे रूबरू हो रहे हैं निश्चित रूप से बहुत मुश्किलों के बाद। और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ऐसे वक्त में जब सबने चुप रहने का निर्णय ले लिया हो, ऐसे वक्त में हमने बोलना चुना है, और वो भी सामान्य रूप से नहीं, मतलब ये बेबाक तरीके से केवल यही बोलना नहीं कि मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है, बोलना ये चुन लिया कि देश और समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। प्रोफेसर की डायरी उसकी एक दास्तान है, और उसकी वजह केवल इतनी सी है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। क्या? तो एक कैफी आजमी का बड़ा अच्छा शेर है कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज भी उधार सा है। कबीर अपने समय में एकमात्र हुए, बहुत जोखिम उठाया, फायदा पूरे समाज का हुआ। भगत सिंह हुए, लेकिन उन्हें तो जो है गंगा के किनारे बांध के पीटा गया है, बहुत कुछ हुआ, मतलब जुल्म ज्यादती की इंतहा रही, लेकिन इतिहास में कबीर दर्ज है। जुल्म करने वालों का नाम नहीं पता।
सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जब स्कूल पढ़ाने जाया करते थे तो कोई गोबर फेंक रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, 2 साड़ी लेकर सावित्रीबाई फूले जा रही हैं। गोबर फेंकने वाले, पत्थर मारने वालों का इतिहास में नाम ही नहीं दर्ज है। वो एक मानसिकता बन के रह गए कि ये आजकल वो भी गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं, लेकिन इतिहास में कौन दर्ज हुआ? सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि मैं ऐसा कोई इतिहास में दर्ज होने के लिए काम कर रहा हूं कि भाई मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं ना, मैं बहुत छोटा आदमी, सामान्य आदमी, अब इतना सामान्य कि अपनी नौकरी भी नहीं बचा पाए और बिना किसी गलती के। केवल एक जिम्मेदारी के तहत यह किताब लिखी गई कि जो हो रहा है वो बहुत भयानक हो रहा है, और इस वक्त अगर हम नहीं बोल रहे तो इसका मतलब उसमें हम शामिल हैं। अब खामोश रह के भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहना भी जालिम की मदद होती है, तो हम कम से कम ये तो बोलें कि 25-50 साल बाद जब कोई इस देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेगा, कलम और किताब का इतिहास जानना चाहेगा, वो ये देखना चाहेगा कि अच्छा जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय के लोग क्या कर रहे थे। तो तमाम मुर्दा और ऋण विहीन लोगों के बीच अचानक 50 साल बाद की पीढ़ी को एक किताब नजर आएगी, और वो केवल इस सुकून के साथ मुझे एक सुकून देगी कि यार कोई तो था जो देश और दुनिया को कह रहा था कि यार बचा सकते हो तो अपने कलम और किताब को बिकने से, गुलाम बनने से बचा लो। तो ये इसलिए किताब लिखी गई है, शायद प्राथमिक तौर पर ये अपने लिए, अपने सुकून के लिए कि यार मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया, अब बाकी समाज के हाथ में, तुम बचा सकते हो तो बचा लो। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उस नागरिक बोध की है कि मैं उस भीड़ में शामिल नहीं हूं। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, कुछ तो खुददारी है जो हम आके इधर बैठे हैं। तो वो जो खुददारी मेरे संस्कार में थी, मेरे पिताजी कॉमरेड थे, समाजवादी जन परिषद के नेता, किशन पटनायक के शिष्य, कुछ भी नहीं था उनके पास। ढंग से मुझे पढ़ाया मेरे बड़े पिताजी ने। मेरे पिताजी ने मुझे जो दिया वो खुददारी थी। तो इसी से जो एक जुड़ा हुआ सवाल है, शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब ये जरूर हमें पता है इसके बाद इस किताब में कि आपकी पढ़ाई जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई, फिर पीएचडी के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, लेकिन बचपन कैसा रहा और घर में कौन कौन है, इसके बारे में कोई नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पता नहीं, मतलब हम लोग बहुत संकोची मिजाज के हैं तो कई बार बचाते हैं, हालांकि थोड़ा थोड़ा ही अगर आप सार्वजनिक जीवन में जाते हैं तो फिर निजी कुछ नहीं रह जाता। लेकिन बेहद सामान्य परिवार, खेती किसानी हुआ करती थी, जिसके पास खेत भी नहीं था। कितने बीघा खेत हैं? मतलब आज भी मेरे यहाँ 2 बीघा भी नहीं होगा, 1.5-2 बीघे खेत है परिवार में, पूरे परिवार में, जबकि उसमें 3 हिस्सा बंटना है। अच्छा। और मेरे तक आएगा तो वो और कम हो जाएगा। मेरे बड़े पिताजी ने बड़े पिताजी लोग 8 भाई बहन थे। मेरे बाबा अंग्रेजों की सेना में सिपाही थे। अच्छा। लेकिन जब उनको कुछ पैसे पेंशन बनने का वो हुआ, नौकरी छोड़कर भाग आए। वो जबरिया नौकरी दिलवाए गए थे। वो नहीं गांव में आते थे सिपाही बनाने के लिए, कोई रहर में कोई रहर में ऊख में जाके छिप गया कि अरे नहीं नौकरी करना गुलामी, हम नहीं जाएंगे। हमारे दादा को, बाबा को उठा ले गए, तो सिपाही थे वो अंग्रेजों के समय में। बहुत कम उम्र नौकरी वोकरी की होगी, भाग आए, वहां से भाग आए। हमें गाँव पसंद है, दौड़ाए सब पीछे से, क्या करोगे गाँव में जाकर, दूध बेच लेंगे, कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं। तो बड़े पिताजी ने, चूंकि परिवार में सबसे बड़े थे, तो उन्होंने, तो ये इसमें मिलेगा वो कि वो क्या करते हैं अभी तो वो रिटायर हो गए, वो लाइब्रेरियन से रिटायर हुए। और उनका केवल 2 लाइन का किस्सा कहूँ तो वो जब घर में बंटवारा हो गया तो उनकी उम्र 13-14 साल रही होगी। और सबसे बड़े वो थे, और बाबा तब नौकरी करते थे। उस समय से उन्होंने पूरे परिवार को संभाला, और कुछ भी नहीं था। दूसरे के खेत को, हमारे यहाँ भोजपुर में, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ ना, तो हमारे भोजपुरी में कहते हैं अधिया पर काम करना, बटाई जिसको कहते हैं। खेत किसी और का है, पूरा परिवार उसमें काम करता था। आधा अनाज बोले जाते थे, आधा खाने भर काम वाले होता था। उन्होंने फिर पढ़ाई 2 बजे से 5 बजे सुबह तक हर बैल लेके खेत में जोतना, 5 बजे से 8 बजे जाते थे टाइपिंग सीखने, फिर 9 बजे आकर के नहा धो करके विद्यालय में, मतलब क्लर्क का काम कॉन्ट्रैक्ट पर मिला। वहां से वो सफर शुरू हुए और लाइब्रेरियन तक गए। मेरे बड़े पिताजी उस जमाने में यूपी टॉपर रहे लाइब्रेरी साइंस में।
उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने कलम किताब की अहमियत समझ ली थी। मेरे पिताजी थोड़े तो आपको ही पढ़ाया घर के सबको सारे बच्चे? सबको सारे मेरे बच्चों की बड़े वाले भाई को मतलब 6 विषय हाई स्कूल इंटर में होते हैं, तो 6 में से 4 विषय में ट्यूशन पढ़ाई। ओ, घर एक एक कमरे बनवाया। हमारा घर जो आज भी मेरा वही घर है, वो घर वैसे बना है कि जब पैसा जुटाया तो दीवारें खड़ी की, फिर काम रुक गया। फिर पैसा जुटाया तो छत लदा एक कमरे का, फिर काम बंद हो गया। फिर पैसा जुटाया तो बगल में दूसरे कमरे की दीवार खड़ी हुई। आज भी मेरे घर की छत, हर हर कमरे की दीवार क्रैक है, क्योंकि वो अलग अलग बनी हुई है, बारिश में पानी टपकता है। नहीं था पैसा इतना कि एक बार में पूरा घर बन जाए। आज भी हम उसी घर में रहते हैं, गांव में जो घर है। तो वहां से वो पूरा सफर तय हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने हम तमाम लोगों के पढ़ाई पर किया। सहो बहुत कुछ मतलब बचा करके, एक एक रुपया बचा करके पढ़ाया। बहुत सारे लोग नहीं कुछ कर पाए, लेकिन आज मेरी बहन बेसिक में टीचर है प्राइमरी स्कूल में यूपी में। मेरे छोटे भाई बहन जो चचेरे भाई बहन हैं, उन सबको पढ़ाया। मेरे बड़े भाई को पढ़ाया और बाकी लोगों को पढ़ाया। और हम तो भाई जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से। तो परिवार यही रहा, मतलब एक सामान्य मेरी बड़े भाई हैं, वो घर पे ही रहते हैं, पूरा परिवार संभालते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। और मैं समझ लिया कि 10-12 लोगों में पक्की नौकरी कह लें या कच्ची, बहन तो अब शादी हो गई, दूसरे घर चली गई, तो मैं ही नौकरी पेशा था। मेरी नौकरी छीनने के बाद मेरे परिवार में कोई नौकरी वाला नहीं बचा है आज। अच्छा, सब बेरोजगार हैं, क्योंकि छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं। मेरी बहन की शादी हो गई, वे कहीं और चली गई। बड़े भाई खेती बाड़ी अपना काम करते हैं। इलाहाबाद आप गए फिर पढ़ाई के लिए? और वही शुरुआती में इलाहाबाद स्कूल अच्छा मिला, चिल्ड्रन कॉलेज वहाँ का आजमगढ़ का सबसे अच्छा वो। फिर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 5 साल पढ़ाई की, बीए और एमए वहाँ से हुआ। और बड़े पिताजी ने ये कहा कि भेजा, तो मैं क्रिकेट बड़ा खेलता था हाई स्कूल इंटर में। तो क्रिकेट खेलने के चक्कर में मेरा इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन से 3 नंबर कम रह गया। तो वो बड़े नाराज हुए कि ये बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको बाहर नहीं भेजेंगे, हमारी निगरानी में रहेगा। और हमें धीरे धीरे समझ में कि आजमगढ़ में नहीं रहना है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मेरे बड़े भाई के साथ यही हुआ था। वो अगर बाहर निकल गए होते तब परिवार सक्षम नहीं था, तो वो नहीं निकल पाए, वो मौका मुझे मिला। तो मैं थोड़ा लड़ के जिद करके गया इलाहाबाद। बड़े पिताजी कहते थे कि अगर फर्स्ट डिवीजन ना आए तो वापस लौट आना, और फर्स्ट डिवीजन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आना बड़ी बात होती थी। इतना रगड़ के मेहनत किया कि मतलब सेकंड रैंक थी मेरी बीए में ही। एमए में आके मैं गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द बैच रहा। दिल्ली आया तो आईएएस की तैयारी करने आया था। और पुराने पूर्वांचल में होता है ना, जहाँ गरीबी ज़्यादा हो, वो हो, लाल बत्ती की हनक, नीली बत्ती आएगी, और पूरा 10-12 गाड़ी लड़का कलेक्टर हुए। कलेक्टर बच्चे से पिताजी हमारे कहा करते थे। तो वो आईएएस बनने का शौक, तो वो लेके दिल्ली आए। लेकिन तो कलेक्टर वाला बाद में जो है क्या हुआ कि लंबे समय तक सिलेक्शन ना हो तो वही गाँव वाले कहते हैं, कहो कलेक्टर साहब, और आप उसका जवाब, मजाक बन जाता है। जिसके अपने बच्चे पढ़ नहीं पाए, गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बर्बाद हो गए, वो भी मजा लेने में नहीं चुके। कहो कलेक्टर साहब का वहीला इलाहाबाद से मजाक उड़ाता है। मतलब ये साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। जमाना आपको कामयाब देखता है तो बेचैन होता है, और थोड़े से लोग होते हैं जो आपके होते हैं, वो खुश होते हैं कि अरे यार ये हमारा आदमी रवि कौशल कामयाब हो गया। बाकी लोगों का दिल बहुत छोटा होता है। तो इन संघर्षों को एक नौजवान जो बाहर रह के पढ़ने गया है ना, वो कई तरह की लड़ाई लड़ रहा होता है। तो वो करके फिर दिल्ली आए, दिल्ली से पीएचडी किया, फिर यहाँ 14 साल पढ़ाए। फिर एक दिन ऐसा आया कि ठीक है, दिल्ली आने से पहले जो है इलाहाबाद पे जो है एक सवाल है मेरा, मैं बहुत दिनों से इसका आंसर ढूंढ रहा हूँ। इलाहाबाद को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि इलाहाबाद खत्म हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खत्म हो गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जरूर है, लेकिन अब आप ना उसका आप रिसर्च में नाम सुन रहे हैं, ना आप उसका जो एकेडमिक्स में नाम सुन रहे हैं। आखिर हुआ क्या? मैंने इस किताब में मैंने एक जगह लिखा है, किसी भी समाज के बदलने की, जैसे शिक्षा क्या होती है, मशाल की तरह होती है। इसीलिए क्रांति ज्योति हम कहते हैं सावित्रीबाई फुले को, रोशनी। कबीर बार बार कहते हैं, दीपक और बाती का प्रसंग लेते हैं कि
गुरु क्या है? दीपक है जो रोशनी जलाता है, अंधेरे को दूर करता है। मॉडर्न स्टेट जब बना तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सिटी का, पहले तो नहीं हुआ करते। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे, वो एक अलग फेज था। मॉडर्न स्ट्रक्चर जो बना उसमें ये होता था कि समाज जहां ठहरा हुआ है उसकी तमाम बुराइयां हैं, खामियां हैं, मुश्किलें हैं। कहीं किसी समाज में जातिवाद है, सामंतवाद है, सब कुछ है। उससे उस समाज को निकालेगा कौन? वो विश्वविद्यालय निकालेंगे। वो गहराई तक निकालते हैं। राजनीति तात्कालिक रूप से बदलती है चीजों को, समाज को, संस्कृति को गहरे ढंग से बदलने का काम विश्वविद्यालय, नॉलेज सेंटर करते हैं। भारत में विडंबना ये हुई कि जितने भी विश्वविद्यालय बने उसमें परंपरागत रूप से उन तबकों का हिस्सा काबिज हो गया जिन्होंने बहुत हजारों साल से आरक्षण ले रखा था। एक तरह का लोग झूठ बोलते हैं कि आरक्षण SC ST OBC को मिलता है। इस देश में आरक्षण 2 जगह बहुत पहले से चला रहा था, मंदिरों में और गटर साफ करने में, और वो आज भी चल रहा है। बहुत बहुत तोड़ते तोड़ते भी नहीं टूट रहा है। एक दूसरा आरक्षण था जो एजुकेशन पर था। हजारों साल से एक ही तबका है जिसको आरक्षण मिला है शिक्षा पाने का। मॉडर्न स्टेट बना, मॉडर्न यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बना, तो जाहिर सी बात है उसमें कौन काबिज हो गया? वही तबका। कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, मेहतर, तमाम वे जातियां जो हाथ से श्रम करती थी तो वो रिसर्च करती थी। अब मैं बहुत गहरी बात एक बता रहा हूँ। नहीं, वो ये बात आपकी जो है प्रबीर की जो एक किताब है हमारी नॉलेज एज कॉमन्स, उसमें भी प्रबीर ने कहा है कि दरअसल, और वो अंग्रेजों के जमाने का कहते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने एक कुम्हार को देखा, एक नाई को देखा कि वो जो है प्लास्टिक सर्जरी कर रहा था। वो बाद में जो है ये समझ में आया कि ये हाथ और दिमाग का जो खेल है वो अलग हो गया। नहीं तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो हाथ से काम करने वाली कम्युनिटीज थी वो आपके यहाँ पे जिसे कन्वेंशनल विजडम कहें वो उनके पास था। और हुआ क्या कि अब मिट्टी की पहचान एक कुम्हार को है, उसे पता है, यानी वो अपने क्षेत्र में शोध कर रहा था। धोबी को पता था कि किस वाली धूल से कपड़ा साफ हो जाता है, कौन से पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, यानी वो अपने क्षेत्र में शोध कर रहा है। एक मोची को पता है चमड़े का प्रकार क्या होता है, यानी जो 90% लोग हाथ से मेहनत करते थे, वो आपने बहुत ठीक कहा कि दिमाग और हाथ के बीच बंटवारा कर दिया गया। तो रिसर्च करने वाली कौम को मॉडर्न स्टेट और यूनिवर्सिटी जब बनी तो उसमें एंट्री नहीं मिली। रिजर्वेशन तो बहुत बाद में मिला, बिना रिजर्वेशन के तो कुछ मिला ही नहीं। इससे हुआ ये कि इन विश्वविद्यालयों पर आप देखेंगे कि देश भर के कई विश्वविद्यालय ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें विभागाध्यक्ष की एक बड़ी सी सूची लगी होती है। 1922 से दिल्ली विश्वविद्यालय बना है, 1936 से हिंदी विभाग चल रहा है, 2019-20 में आकर के पहला दलित विभागाध्यक्ष बनता है। ये कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया है? संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय जितने भी हैं, कई विभाग, साइंस में चले जाइए कोई बात ही नहीं करता। आज तक कई विभाग, कई कॉलेजेस के ऐसे हैं जिनमें कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो डाइवर्सिटी नहीं आई। आप ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी का ही मामला नहीं है, जो रिसर्च वाला पूरा जोन था उसको मौका नहीं दिया गया। तो बेहद निकम्मे लोग जिन्होंने झूठ गढ़ा कि वो मेरिटोरियस हैं, वो इतने निकम्मे हैं कि अपने पत्नी, अपनी साली, अपने रिसर्चर जो चापलूसी करता था सबको नौकरी देते गए। ये 2014 से ही नहीं शुरू हुआ है, इसके पहले से ये चल रहा था। नेक्सस बना हुआ था, तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं करता, हमारे यहाँ एनरोल करा दो, PhD करा देंगे और 2 जगह आर्टिकल छपवा देंगे, इसका परमानेंट करवा देंगे। विश्वविद्यालय को अपने नॉलेज के सेंटर बनने कहां दिया? इसलिए आपके विश्वविद्यालय ग्लोबली भी कहीं नहीं गए। लेकिन फिर भी आपका चूंकि सवाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर था, तो वो बहुत कुछ तोड़ रहा था अपने समाज के सामंतवाद को, जातिवाद को। तो शहर को बदलना था एक विश्वविद्यालय के द्वारा, और विश्वविद्यालय को शहर ने बदल दिया। आज BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसी तरह के सामंती फंगसों के अड्डे बने। मैंने इस किताब में जिक्र किया है, जो समाज के बाहर बुराई थी वो विश्वविद्यालय में घुस गई। इसलिए वो धीरे धीरे कैसे बर्बाद हो गए। जैसे अब DU JNU धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, कुछ दिन बाद लोगों को समझ में आएगा। ये किताब इसलिए लिखी गई है कि आपके सामने आपके कैंपस मेरिट की ऐसी की तैसी करके 96 नंबर वाले को बाहर रखा
और 56 नंबर वाले को एंट्री करा दिया जो कभी पढ़ाया नहीं। कहाँ गई तुम्हारी मेरिट? तुम आरक्षण विरोधी रहे हो और तुमने एक बार भी सवाल उठाया कि ये उनकी बीबी, उनका साली, उनका साला, ये कौन सी मेरिट है? रिसर्च में जो जो इंटरव्यू लेने आ रहा है वो अपना 2 कैंडिडेट जेब में रख के ले आ रहा है, आरएसएस से लिस्ट बन रही है, कहाँ गई मेरिट? तो विश्वविद्यालय ऐसे बर्बाद किए जाते हैं। इसी तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी, हमारे कुछ गुरु हुआ करते थे जिनकी वजह से हम यहाँ हैं। प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, प्रणय कृष्ण, वो हमारे टीचर थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी आए तो हमारे रामेश्वर राय से लेकर के तमाम लोग, मैं कहाँ गए वो लोग? और बहुत सारे अच्छे लोग भी चुप हैं इस बर्बादी पर। और वो जब 76 कुंडी हवन हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में, राम का नाम पर जय श्री राम बोर्ड पर लिख दिया, पूरा पूरा प्रोफेसर रिसर्चर शाखा लगा रहा है, तो बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो एक इसमें जो लक्ष्मण भाई, एक जो जिक्र है वो आपका, और मैं कहूँगा ये ना बात मिडिल क्लास में बहुत प्रिविलेंट है ये सवाल ना। मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आप तो टीचर है ना, तो आप टीचिंग कीजिए। हाँ, आप एक्टिविज्म क्यों करते हैं? या एक एक्टिविस्ट जो है वो टीचर क्यों होगा? गंभीर सवाल है, लेकिन ये सवाल लक्ष्मण यादव से ही पूछा जाएगा। आरएसएस विचारक बन के टीवी बैठ के जहर परोसने वाले से कभी नहीं पूछा गया होगा। मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कई आदमी प्रोफेसर है, विभागाध्यक्ष है, और टीवी पे बैठ के आरएसएस का जहर बोता है, ये सवाल कभी उससे नहीं पूछा जाएगा। एक तो ये बात है, ये एक मानसिकता होती है कि दलित, पिछड़े या संविधान, जो आरएसएस विरोधी लोग हैं, हम तो विरोधी हैं खुलेआम, हम ही से पूछोगे। और ये आरएसएस का समर्थक बनकर के महिलाओं और मुसलमानों पर टिप्पणी किया है, वीडियो चलता है, वो डीयू का प्रोफेसर है, कभी नहीं पूछो। खैर, फिर भी मैं इसका जवाब देता हूं। 2 जवाब है इसके। सरकारी मुलाजिम, सरकारी कर्मचारी के ऊपर बंदिश होती है कि वो कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा जो सरकार के ऊपर टिप्पणी हो, नीतियों के ऊपर आलोचना हो, समाज के ऊपर आलोचना हो, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रोफेसर सरकारी मुलाजिम नहीं होता, वो आजाद है। तो नियम ये कहता है कि मैं बाहर अपनी राय रख सकता हूं, मैंने नियम नहीं तोड़ा कभी। ये बात एकदम स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। अगर मैं नियम तोड़ता तो मुझे मेरा विश्वविद्यालय सो कॉज नोटिस देता कि आप बाहर जाकर के क्यों भाषण देते हैं, आप बाहर किसी प्रोग्राम में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, आप आरएसएस की आलोचना क्यों करते हैं। कोई नोटिस हमें नहीं मिली। यानी नियम तो हम सही हैं। नियम यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर चुनाव लड़ सकता है, नौकरी नहीं छोड़नी है, मंत्री बन सकता है, नौकरी नहीं छोड़नी, राज्यसभा का सांसद बन सकता है, नौकरी नहीं छोड़नी। राकेश सिन्हा 2 तो हैं इस समय, दोनों प्रोफेसर, आज भी प्रोफेसर हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। मुरली मनोहर जोशी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एचआरडी मिनिस्टर, काहे नहीं पूछा रे तुम लोग? ये जो बचपना है ना मिडिल क्लास का, जेएनयू बर्बाद हो रहा है तो मजा आ रहा है, क्यों? अच्छा, तुम 30 रुपए में खाना खाओगे, अरे गधा, तुम्हारे बच्चों को भी वो खनवा मिलना था और तुम उसको बर्बाद कर रहे हो। सरकारी हॉस्पिटल, फ्री में दवाई चाहिए, जाके इलाज करा के हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो 20 लाख का, नहीं है तो मरो। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम किसके खिलाफ खड़े हो गए। इस देश में समाजवादी आंदोलन का नारा था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, मुफ्त में होनी थी। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ता है? तो एक तो ये पूरा पहलू है, आरएसएस वाले खूब राजनीति करते हैं, वो कुछ नहीं होता। आखिरी बात, समाज बेहतर बने, ये चिंता एक प्रोफेसर की होनी चाहिए। मेरे क्लासरूम में डाइवर्सिटी हो, ये मेरी चिंता है। हर तबके, हर जाति, हर धर्म के लोग मेरे क्लासरूम में बैठे, एक अच्छी डिबेट हो। मेरे क्लासरूम से बाहर जब कोई विद्यार्थी निकले तो रीढ़ पर तन कर खड़ा हो, ताकि बेहतर सेवा कर सके देश का। इसलिए सरकारी इंस्टीट्यूट होते हैं। फीस 2000-4000 लेते थे और 2 करोड़ रुपया एक साल में खर्च होता था विद्यार्थियों के ऊपर। वो पैसा किसका था? सरकार का। क्योंकि सरकार चाहती है कि काबिल नागरिक बने इन विश्वविद्यालयों से निकले हुए विद्यार्थी, और वहां गुलाम पैदा कर रहा। मेरा समाज बेहतर नहीं होगा तो मेरी क्लासरूम बेहतर नहीं होगा। पड़ोस में आग लगी है ना तो मेरा घर ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं होगा। चेगवेरा कहा करते थे कि अगर पड़ोसी बीमार है तो बहुत दिन तक तुम भी स्वस्थ बचोगे नहीं।
मैं एक प्रोफेसर हूं, मेरा समाज बीमार होगा तो मेरी क्लास भी बीमार हो जाएगी, मैं रोक नहीं पाऊंगा। इसलिए ये मेरी नागरिक जिम्मेदारी है कि मैं जैसी क्लासरूम बनाना चाहता हूं वैसी खूबसूरत समाज और दुनिया बनाने के लिए बाहर भी अपनी बात रखूं। और इसमें ना कोई कानूनी अड़चन है, न इसमें कोई संवैधानिक अड़चन है, न कोई नैतिक अड़चन है। तो प्रोफेसर को बोलने तो दो। तो एक जो सवाल इसमें मतलब इस किताब में जो प्रमुख तौर पे आया है ना, मतलब अ, और इस पे आप बहुत साफगोई से बात रखिएगा, है ना, मतलब कि इस पे एक जो इसमें जो चीज़ है कि सुपरवाइजर, यानी आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं और आपको कोई जो है सुपरवाइज कर रहा है, ये किस तरीके का रिश्ता रहा है? या फिर मैं ये कहूँ कि एडहॉक होने पर एक एडहॉक टीचर और आपका जो टीआईसी है उसके साथ का क्या रिश्ता है? क्या ये रिश्ता, मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ, क्या ये रिश्ता मास्टर और स्लेव का है? हम्म इसके दो जवाब होते हैं। जैसे मेरे साथ कोई जातिगत भेदभाव आज तक न हो तो मेरे मन में दो तरह की धारणा बनेगी कि जातियां तो होती ही नहीं, जातिवाद होता ही नहीं, क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। मेरा पेट भरा है तो मुझे लगता है कि सब तो खा पी रहे मस्त है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे सुपरवाइजर और मेरे टीचर इंचार्ज बहुत अच्छे लोग मिल गए। मेरा कॉलेज में बेपनाह खूबसूरत कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली, किताब में तो अलग है, नाम बदल दिया क्योंकि वो लीगल, मतलब जो भी हो, मतलब मुझे लगा कि किसी विवाद में क्यों पढ़ा जाए, तो मैंने नाम बदल दिया। लेकिन मेरा कॉलेज सब दुनिया जानती है कि मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाता था। बेपनाह खूबसूरत कॉलेज। मैंने इसमें लिखा है मिर्जा गाली पढ़ाने आए, लौट गए, पढ़ा नहीं पाए, प्रिंसिपल नहीं गए, रिसीव नहीं करने गए। तो अच्छे लोग वहां पर। फिर भी मेरा एक टीचर इंचार्ज था, रंजन कुमार की नसीहत इसमें है। और वो गधा, मतलब क्या बोलूं मैं इसको, आज जा करके पूरे विश्वविद्यालय में राममय होकर के राम राम कर रहा है। दुनिया में अगर थोड़ा जांच कराई जाए तो कुछ तो विक्षिप्त मिलेंगे जो प्रोफेसर बने हैं। वो मुझको एक दिन बुला कहा कि तुमको परमानेंट नहीं होना, फलाने के साथ बैठते हो। टीचर इंचार्ज ये होता था। टीचर इंचार्ज आपको बताता था कि तुम्हें अगर परमानेंट होना है तो कैसे तुम हमारी कहना मानो। और सुपरवाइजर मेरा एक दोस्त था, इंटरव्यू में उसका करियर खराब नहीं करना चाहता इसलिए नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका नाम सबको पता है, जो हिंदी विभाग का प्रोफेसर था, आजकल बड़ा ताकतवर हो गया है, अपनी पत्नी को भी नौकरी दिलवा दिया, अपने तमाम रिश्तेदारों और अपने पीएचडी स्कॉलरों को भर दिया। उसका रिसर्च स्कॉलर हमारा एक दोस्त था। एक दिन विभाग में हम लोग गए और बड़ा परेशान, इसमें लिखा है, उसका किस्सा है, सुपरवाइजर की कंघी। वो मजाक नहीं है, वो हकीकत है। वो रोया था, बस वो इतना डरपोक था कि लड़ नहीं पाया, नहीं तो उसके साथ जितना बड़ा अन्याय हुआ उसके लिए हम पूरे विभाग में ताला बंद करने वाले थे। कोई जेआरएफ करके अपनी डिग्निटी से विश्वविद्यालय में पहुंचता है, वो तुम्हारा गुलाम नहीं होता। तुमने उससे 3-3 आर्टिकल लिखवाए और अपनी पत्नी के नाम से छपवा दिए ताकि उसका प्रमोशन हो जाए, और उसका लिखा हुआ पीएचडी का चैप्टर चेक नहीं कर रहे हो, एक और किताब खोज के ले आना, मैं अगली बार चेक कर दूंगा। अच्छा चैप्टर लिख लिया, दे दो, मैं देख लूंगा। अच्छा ये कर दो, अच्छा ये तुम काम नहीं कर रहे ढंग से, बीच में एक बार डांट दो, फिर भाग के वो 4 आर्टिकल लिख देगा, कंटिन्यू लिखता रहा। एक बार क्या हुआ कि वो झोला लेकर के बड़ा सा, और विभाग के ठीक सामने हिंदी विभाग के डीयू के खड़ा है, परेशान। अरे भाई क्या हाल है भाई? अरे बढ़िया सब। ये क्या, कहीं जा रहे हो बाहर? नहीं नहीं मेरा नहीं, ये सर का है। तो हमने कहा क्या है इसमें, और मजाक मजाक में हमने उसकी चैन खोल दी। इस सर के लिए तुम क्या लेके जा रहे हो? एक क्यूरियोसिटी। उसमें तौलिया था, साबुनदानी है, तेल की सीसी छोटी वाली, नई नई अंडरवियर बनियान। हमने कहा ये क्या, ये सर को कहां से ले आए? अरे छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। अरे हमने कहा बता तो सही। बहुत कहते कहते, क्योंकि वो डर रहा था कि भाई ये जान जाएगा कोई, तो कह रहा है सर हमारे यहीं से बाहर जाएंगे, इनको विदेश में कॉन्फ्रेंस है, तो उन्होंने कहा एक बैग पैक बना के ले आओ, और वही लेकर के आया हूं क्योंकि सर निकल जाएंगे। हमने कहा तुम रिसर्च स्कॉलर हो, तुम्हारी डिग्निटी होनी चाहिए।
वो रिसर्च स्कॉलरों ने भी वो डिग्निटी खो दी। चापलूसी के अड्डे बन गए इन विश्वविद्यालयों के चैम्बर। कभी भी आप जाकर देख लीजिए, पैर छूते हैं, गिरते हैं वहां पर। हमारे गुरु हुआ करते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र, पैर छू लीजिए, डांट के वो करते थे। राजेंद्र कुमार, प्रणय कृष्ण। और दिल्ली विश्वविद्यालय के सुपरवाइजर के चैम्बर, जैसे लगता है कि मठाधीश बैठा हुआ है, भगवान विष्णु का अवतार, और सब जाके नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये सुपरवाइजर की हाल है दिल्ली में। पीएचडी और ये कंघी नहीं थी उसकी, तो नाराज हो गया। उसके 6 महीने फेलोशिप के पहले रजिस्टर साइन होते थे, अब नियम बदल गए। उसके साइन नहीं कि उसका घर का किराया नहीं दे पा रहे थे। ये होता है सुपरवाइजर का रिश्ता। और टीआईसी तो ऐसा होता है कि वो गुलाम, आपने कहा ना, गुलामों की भी, ये पढ़े लिखे गुलामों की कैटेगरी होती है। पीछे पीछे घूमते हैं और सब परमानेंट होकर नौकरी पा गए। आपने गुलाम शिक्षक पैदा किए, इसीलिए इस किताब के सबसे पीछे मैंने ये जानबूझकर कोटेशन लिखा है। तुमने एक शिक्षक को इतना डराया कि एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में रीढ़ विहीन विद्यार्थी पैदा करता है, जो बाहर समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस किताब को सबको पढ़ना चाहिए, सुपरवाइजर ही नहीं। अच्छा, आखिरी में एक बात कि वो गलती केवल उस रिसर्चर की नहीं है, उसे तो नौकरी चाहिए। तुमने परंपरा में उनको गुलाम बना दिया, तुमने परंपरा में उनको रीढ़ विहीन बना दिया। सब देखते हैं कि वो उसने झोला उठाया तो उसका परमानेंट हो गया, वो शाखा में गया, वो गुरुजी की किताब लिखा, वो ये किया, सब परमानेंट हो गए। तो टीचर इंचार्ज, प्रोफेसर, सब जो है उसको गुलाम बना के उसका इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मण भाई, इसमें इस किताब में एक किस्सा जो है वो आपका रोहित वेमुला का है। और वो जब चिट्ठी आई रोहित की बाहर जब छपी, तो हम सब लोग जो है अंदर तक हिल गए थे कि और बाकायदा फिर हमारे यहाँ आईएमसी में जो है एक शोक सभा हुई। उसमें जो है जो हम कर सकते थे संवेदनाएं वो दी गई। मतलब फिर एक आत्महत्या हमने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखी है, हिंदू कॉलेज में हमने देखी है कि राजस्थान का एक लड़का जो है उसने कर लिया। ये दम घोटू मैं कहूँ, या जिसे मैं ये कहूँ कि मतलब इस तरीके की परिस्थिति में पहुंचा देने वाला जो काम है या अनुभव है, ये किस तरीके का है। और एक और कि रोहित वेमुला का जब जिक्र आया या उस दिन, तो क्या आप लोग कर रहे थे, क्या थॉट्स थे? कुछ चीज़ें होती है ना कि बहुत संवेदनशील होती हैं। इस किताब को, चूंकि आपने सबसे संवेदनशील पहलू पूछा ही है, ये किताब समर्पित ही है रोहित वेमुला और उन जैसी मार दी गई अनगिनत या अधूरी रह गई अनगिनत संभावनाओं के नाम। वो ऐसी संभावनाएं जो होती तो दुनिया कितनी और खूबसूरत हो सकती थी। वो एक वैज्ञानिक बनना चाहता था रोहित, और कुछ भी न बन सका। कौन है उसकी हत्या का जिम्मेदार? इस किताब को इसीलिए रोहित के नाम समर्पित किया, उन जैसे लोगों के नाम जिनको इन विश्वविद्यालयों ने बर्बाद किया है। इस व्यवस्था ने, अभी हम बात कर रहे थे ना टीआईसी और सुपरवाइजर, पूरा का पूरा सिस्टम यही बना हुआ है। गुलामी करके जो ऊंचे ओहदे तक जाता है वो अपने नीचे भी गुलाम ही पैदा करता है, क्योंकि उसने गुलामी की है तो वो गुलामी करवाना भी चाहता है। इसलिए एक परंपरा बन गई साहब, विश्वविद्यालयों को इस तरह बर्बाद किया है। मेरिट की दुहाई यही लोग देते हैं। रोहित की मेरिट क्या थी? एक खत बता देता है, कार्ल सैगन बनना चाह रहा था। इसलिए जानबूझ करके मैंने ये कहा कि रोहित की सांस्थानिक हत्या दिखती है, जाने कितनों की हत्या दिखती ही नहीं। कोई मरा नहीं फांसी पर चढ़ के, लेकिन रोज मर रहा होगा। उसके मरने में इन विश्वविद्यालय और इन प्रोफेसरों का हिस्सा है। मैं कतई ये नहीं कहना चाहता कि ये सब बर्बाद हैं। इन्हीं विश्वविद्यालयों में अच्छे प्रोफेसर भी हमें मिले जिनकी वजह से हम यहाँ हैं। इन विश्वविद्यालयों ने लाखों लोगों की जिंदगी खूबसूरत की है। इनकी वजह से दुनिया खूबसूरत हुई है। मगर बर्बाद हो रहे हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कि अब इनमें बेहद अमानवीय लोग घुस गए हैं, और इसलिए समरवीर मारा गया। उसका नाम समरवीर था। उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने सुसाइड कर ली।
2 बार, 2 बार, मतलब 2 बार नौकरी से निकाला 2 बार निकाला गया। कल्पना करिए इस प्रोफेसर की डायरी में ऐसे कई किस्से हैं जिसमें कोई महिला चुपचाप नौकरी छोड़ गई, कोई पूछने नहीं गया उसके घर। मैं मेरे जब कॉलेज में था तो एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट थी, तो उनको बुलाया गया और फिर उनका जो है मिसकैरेज हो गया। विमला की कहानी इसमें है। मेरी दोस्त थी, उसका हाथ टूटा, हॉस्पिटल में भर्ती थी, अगले दिन टूटे हुए हाथ से वो क्लासरूम में थी। तमाम चीजें आज ये संघी सब कहेंगे कि परमानेंट तो कर दिया, अब तो परिस्थिति बदल गई। तुमने किसको परमानेंट किया है और क्या देखकर किया है? गुरु दक्षिणा इसमें एक शब्द है। गुरु दक्षिणा होती थी कि आप, एक गुरुकुल परंपरा जो इनकी थी कि वो आपको शिक्षा दे रहे हैं तो आप उनको दक्षिणा दीजिए। यहां तो गुरु बनने की दक्षिणा है 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख। जानते सब हैं, बोलता कोई नहीं। जो दे के हो गया वो चुप है, मगन है। मेरे यहाँ एक आदमी बोला, प्रिंसिपल ने कहा क्लास क्यों नहीं ले रहा? कहा पैसा दे के नौकरी भी ले या क्लास भी ले। ये मजाक नहीं, ये देश की बुनियाद में मट्ठा डाल दिया। ये गांव वाले तो समझते ही नहीं। तारीफ पे तारीफ, इनका बेटा प्रोफेसर, गांव का लाल प्रोफेसर। कैसे बना है ये देखो। किस तरह का अन्याय, अत्याचार और शोषण इन विश्वविद्यालयों में अब नहीं हो रहा है। इसके शिकार अगर रोहित वेमुला जैसे लोग हुए, इसके शिकार अगर समरवीर जैसे लोग हुए जिसमें उनका कोई दोष नहीं था, तो ये देश कहां जाएगा? इसलिए मैंने इसमें उन तमाम लोगों के किस्से जोड़े। ये लक्ष्मण यादव की किताब नहीं है, ये लाखों लोगों की किताब है जो ये सब कुछ झेल रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बोल नहीं पाते क्योंकि वो डरते हैं कि बोल देंगे। जैसे ये किताब आई रवि भाई, तो अब इस किताब के आने के बाद तो कोई मुझे नौकरी नहीं देगा ना। इसी से मेरा अगला सवाल। अभी आपको एक किस्सा और जोड़ दूं, फिर आपके सवाल पर आएंगे। हमारे पास कल एक फोन आया कि फला कॉलेज में फला इंटरव्यू लेने आया था और मेरा काम हिंदी में डायरी लेखन पर है, तो मुझसे पूछ रहा है प्रोफेसर की डायरी पढ़ी है कि नहीं, बड़ी चर्चित हो रही है। उसने कहा कि नहीं सर नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? ये तो उसने कहा कि भैया ये हो रहा है। वो क्या जानना चाह रहा था कि अगर पढ़ी है तो तू भी उन्हीं का साथी। हमसे फेसबुक पे फोटो लोगों ने डिलीट कराई कि लक्ष्मण यादव के साथ फोटो, इसलिए उनका परमानेंट नहीं होगा। कौन सी मेरिट तुम चेक कर रहे हो? ये लेफ्ट से चुनाव लड़ा है इसलिए इसका परमानेंट होगा। मेरिट चेक कर रहे हैं कि विचारधारा चेक कर रहा है? मेरे प्रिंसिपल ने मेरे इंटरव्यू बोर्ड के तुरंत बाद अंतिम में फैसला सुनाने के पहले कहा लक्ष्मण यादव को निकालना है, बाकी चाहे किसी को रख लो। किस बेस पर निकालना है आज तक क्यों नहीं बताया? मेरा प्रिंसिपल आरएसएस के टीचर विंग का हेड है दिल्ली का। तू आरएसएस का रह करके तू प्रिंसिपल बन सकता है, वीसी बन सकता है, कोई आरएसएस से नहीं रह करके प्रोफेसर नहीं बन सकता। कहां क्लास लिखा हुआ है? मेरिट कहां वो चेक कर रहा है तू? ये विश्वविद्यालय की बर्बादी है। अगले 50 साल के लिए डीयू और जेएनयू बर्बाद कर दिए गए, देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दिए गए। आज आपके घर नहीं पहुंच रहे, इसके लिए पता नहीं चल रहा है। तो ये हाल हो रहा है। मतलब किसी की फोटो किसी के साथ, तो तुम नौकरी नहीं दोगे? तुम क्या कर रहे हो भाई इन विश्वविद्यालयों में? तुम नौकरी के रेवड़ी रखे हो क्या? जैसे भारत रत्न एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। ये प्रोफेसर बन गया, ये वीसी बन गया, तो ये कह रहा है कि एक तुम प्रोफेसर ले लो। अच्छा तुम्हारी साली है, अच्छा उसको देते हैं। तुम्हारी बीबी कहीं नहीं हुआ, लाओ वहां भेज देना, तुमको करेगा। ये हो रहा है तुम्हारे विश्वविद्यालय में। कहां है मेरे? इसलिए आपकी ये बात पे मैंने तो ये इससे आते हैं हम इंटरव्यू के आखिरी सवाल पे। वो ये है कि अब आगे क्या? क्योंकि घूम फिर के कई बार होता है ना नौकरी तो में अच्छा सच बात ये है रवि भाई कि सबको डर लगता है। कोई ये कहे कि उसे गला डर सबका नहीं सूखता है, घर सबका गला सूखता है, पैर सबके कांपते हैं। लेकिन यह भी सच है कि असली लड़ाई आपकी अपने आप से होती है, अपने डर से, अपनी अनिश्चितताओं से और अपनी कमजोरी से होती है। मैं अभी अपने से वो लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस किताब लिखने के बाद वो सारे निकम्मे और ऋण विहीन लोग जो विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू लेने बैठते हैं, वो मुझे कभी नौकरी नहीं लगने देंगे, क्योंकि सच बोलने वाला किसी को पसंद नहीं होता। और ये किताब 30 दिन भी नहीं हुआ है और लगभग 35,000 कॉपी बिक गई। अब तक तो इस किताब पर बड़े पुरस्कार मिल जाने चाहिए थे, अखबार में समीक्षाएं छपनी चाहिए थी, अमेजन बेस्ट सेलर टॉप 10 रैंकिंग में आज भी है। कोई बोल नहीं रहा है इस पर। हमारे गांव के लोग पढ़ रहे हैं,
वो तस्वीरें लगा रहे हैं, वो लिख रहे हैं, क्या कमाल लिखा है। लेकिन वो लोग क्यों चुप हैं जो किताब के नाम पर बहुत कुछ चलाते हैं? उनको ये किताब नहीं दिखी। पता है क्यों? क्योंकि ये सच बोलती है। ये वो सवाल पूछती है जो आपको परेशान करेगी और सत्ता आपसे कहेगी, अरे प्रोफेसर डायरी तुम पढ़ रहे हो। इसलिए हमारे एक शिक्षक हैं विजेंद्र चौहान, कांचा लिया ने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान और धोखे की जटिल जगह है। विजेंद्र चौहान ने हमारे इसके लोकार्पण में कहा, इस किताब का लिखना प्रोटेस्ट है, इस किताब का खरीदना उससे एक कदम आगे का प्रोटेस्ट है, इस किताब को पढ़ना उससे एक कदम आगे और प्रोटेस्ट है, और इस किताब पर सार्वजनिक तौर पर बात करना ये उससे बड़ा है। तो आपने तो वो भी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लिया है। इसलिए मैं रवि भाई कह रहा हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने निभा दी। आगे क्या पता नहीं, मतलब देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। फहमीदा रियाज इसीलिए इस किताब के शुरुआती पन्ने पर है। अब मुझे नहीं पता कि इतना तो तय है कि ये लोग मेरा अकादमिक करियर तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हमने तो कर दिया करना, लेकिन यही है, सच बोलने की हिम्मत बहुत कुछ खोकर हासिल की है, बहुत कुछ खोकर यहां तक पहुंचे हैं। इसे नहीं खोने देंगे, किसी दरबारी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी निजी स्वार्थ में वो नहीं करेंगे, आंख में आंख डाल करके सच बोलेंगे। और किताबें लिखने की योजना है, चुनाव आ रहा है, चुनाव में संविधान विरोधियों को हराने की योजना जमीन पर भी नजर आएंगे, हम तमाम राजनीतिक गतिविधियों में भी नजर आएंगे, और फिर लौटकर अपनी कलम और किताब में आएंगे और फिर से और कोई किताब लिख करके लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया लक्ष्मण भाई।